नमस्कार मित्रों। हम बीएसटीसी का सिलेबस कर रहे हैं और उसमें एक सब्जेक्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड। हमारा एक सब्जेक्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिक्षमता। उसमें 7 टॉपिक हैं, उनमें से 50% आएंगे, 1% 3 नंबर का। तो इस प्रकार से 150 नंबर का प्रश्न आएगा इसमें से। और पहला टॉपिक था शिक्षण अधिगम, उसको हम पढ़ रहे हैं पिछली क्लासों में। आज हम बात करेंगे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं? बुद्धि, इंटेलिजेंस। बताओ, अलग अलग बालकों की अलग अलग बुद्धि होती है तो वो सीखते भी अलग अलग ही है। परिपक्वता, जैसे बालक छोटा होता है और आप उसको कोई बात बताते हो बड़े लेवल की, वो नहीं समझ में नहीं आती। वही बात जब बड़े होने के बाद बताते हो तो वो समझ जाता है। तो परिपक्वता भी अधिगम को प्रभावित करती है। परिपक्वता अधिगम है नहीं, लेकिन प्रभावित करती है। अधिगम को बढ़ाती नहीं, ज़्यादा नहीं बढ़ाती है, लेकिन प्रभावित करती है। सीखने की इच्छा शक्ति, अगर एक बालक सोचे कि मुझे नहीं सीखना है तो वो नहीं सीखेगा। अगर किसी की सीखने की इच्छा शक्ति है कि मुझे सीखना है तो वो ज़्यादा सीखेगा। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, ये भी अधिगम को प्रभावित करता है। शिक्षण विधियाँ जो आप पढ़ा रहे हो, टीचर पढ़ा रहा है, उसका पढ़ाने का तरीका अगर इंटरेस्टिंग हो, रुचिकर हो, तो बालक ज़्यादा सीखेगा, और बोरिंग करने वाला हो तो कम सीखेगा। विषय वस्तु का आकार, एक तो विषय वस्तु किताब उसको दे दे बहुत सारी मोटी सारी, एक थोड़ा सा सिलेबस दे तो थोड़े से सिलेबस को वो आसानी से याद कर लेगा। विषय वस्तु का आकार अधिगम को प्रभावित करता है। विषय वस्तु की उपयोगिता, कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे किस काम में आएगा। अगर हमें लगता है कि ये तो हमारे काम में आएगा तो हम ज़्यादा सीख लेंगे। समय अवधि, जितना देर पढ़ते हैं उस हिसाब से अधिगम होता है। अगर 1-2 मिनट देखते हैं तो क्या अधिगम होगा, ज़्यादा देर देखेंगे तो अधिगम होगा। समय सारणी, समय सारणी बना के पढ़ने से भी अधिगम पे फर्क पड़ता है। अधिगम समय, ये भी अधिगम को प्रभावित करता है। नियमित अभ्यास, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात है, सील पर पड़त निशान। मतलब अभ्यास करने से भी अधिगम में प्रभाव पड़ता है। छात्र की आयु, यह भी अधिगम को प्रभावित करती है। एक छोटा होता है बालक, एक बड़ा होता है, तो उनमें तो सीखने में फ़र्क होता ही है। पाठ्य सहगामी क्रियाएँ, पढ़ाने के साथ साथ जो बेकार की चीज़ें होती हैं उनसे बालकों से नई नई चीज़ें बनवाते हैं तो बालकों में रुचि उत्पन्न होती है और वो ज़्यादा सीखते हैं। तो ये पाठ्यशैगामी जो क्रियाएं होती हैं वो हमारे, जब हम स्कूल में जाते हैं तो लास्ट के जो पीरियड होते हैं, कालांश होते हैं, उनके अंदर करवाई जाती है। जैसे अंताक्षरी हो गई, कोई सामान, कुछ वेस्टेज सामान से कोई नया सामान बनवा लिया, और कार्य हो गए आदि। छात्र की अभिवर्ती सोच, अगर छात्र की सोच सकारात्मक है, पॉजिटिव है, तो ज़्यादा सीखेगा, नेगेटिव है तो कम सीखेगा। तो ये भी अधिगम को प्रभावित करता है। सर्वदर्शी सामग्री, एक तो मान लीजिए आप कोई टॉपिक आप रेडियो पे सुनाते हो तो बालक सीखता है। एक उसी टॉपिक को टेलीविज़न पे दिखाते हो तो उसमें बालक सुनता भी है, देखता है, ज़्यादा सीखता है। तो सर्वदर्शी सामग्री जो दिखती भी है और उसमें सुनता भी है, अगर उसका प्रयोग हम पढ़ाने में करें तो वो अधिगम प्रभावित होता है। मोटिवेशन, मोटिवेशन से भी अधिगम प्रभावित होता है। प्रशंसा एवं दंड, इससे भी प्रभावित होता है। अगर बालक गलती करता है और फिर आप उसकी प्रशंसा करते हो तो वो तो ज़्यादा खराब हो जाएगा, तब उसे दंड मिलना चाहिए। और अगर बालक अच्छा काम करता है और उसे दंड दे दिया तो वो निराश हो जाएगा कि यार अच्छा किया और दंड दे दिया, अब मैं अच्छा नहीं करूँगा। तो अच्छा काम करता है तो प्रशंसा करो, बुरा करता है तो सज़ा दो, लेकिन ज़्यादा सज़ा का प्रावधान आजकल विद्यालय में है नहीं। तो प्रशंसा और दंड भी अधिगम को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं।
थकान थकान भी प्रभावित करती है कि यार अब नहीं पढ़ना है। उपचारात्मक शिक्षण, छात्र का मूल्यांकन और अध्यापक का व्यक्तित्व है। अध्यापक की पर्सनैलिटी कैसी है। कुछ अध्यापक आते ही बालक एकदम खुश हो जाते हैं कि सर आ गए, सर आ गए, सर आ गए, पढ़ना है। और कुछ आते ही कहते हैं कि यार अब नहीं पढ़ना है, बोरिंग हो गए। तो ये अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक थे। इनको एक बार रीडिंग करना है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा और ऑप्शन में आपके सामने आएगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा। बुद्धि, परिपक्वता, सीखने की इच्छा शक्ति, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षण विधियाँ, विषय वस्तु का आकार, विषय वस्तु की उपयोगिता, समय अवधि, समय सारणी, अधिगम समय, नियमित अभ्यास, छात्र की आयु, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, छात्र की अभिवृत्ति, सोच, सर्वदर्शी सामग्री का प्रयोग, अभिप्रेरणा मोटिवेशन, प्रशंसा और दंड, थकान, उपचारात्मक शिक्षण, छात्र का मूल्यांकन और अध्यापक का व्यक्तित्व है। अब मित्रों अब देखते हैं हम अभिकर्मित अनुदेशन, प्रोग्राम्ड लर्निंग। क्या देखते हैं? अभिकर्मित अनुदेशन, प्रोग्राम्ड लर्निंग। अभिकर्मित अनुदेशन का जनक है, प्रवर्तक है स्किनर। इसने 1954 में ये तरीका निकाला था बालकों को सिखाने के लिए। अभिकर्मित का मतलब होता है जब कोई बड़ा टॉपिक होता है पहले उसे छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करो, फिर अलग अलग फ्रेम बनाओ, फिर बालक को दो कि पहले आप 1 नंबर की फ्रेम को तैयार करें, फिर आगे चले, फिर 2 को, फिर आगे चले, फिर 3 को। ऐसे अगर बालक याद करेगा तो उसको जल्दी याद होगा। ये तरीका निकाला था स्किनर ने 1954 में और इसे कहते हैं अभिकर्मित अनुदेशन, प्रोग्राम्ड लर्निंग। अनुदेशन का अर्थ होता है सूचना प्रदान करना। ठीक है। अभिकर्मित अनुदेशन 1954 में स्किनर ने दिया और अभिकर्मित अनुदेशन के 4 प्रकार हैं। रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन, ये दिया था स्किनर ने। शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन क्राउडर ने। मैथमेटिक अभिकर्मित अनुदेशन ये दिया था गिलबर्ट ने। और कंप्यूटर आधारित अभिकर्मित अनुदेशन स्टुलरो एंड डेविस ने। तो इनको याद रखना है कि अभिकर्मित अनुदेशन के प्रकार कितने? 4। कौन कौन से? रेखीय, शाखीय, मैथमेटिक और कंप्यूटर। जनक स्किनर, क्राउडर, गिलबर्ट, स्टुलरो, डेविस। चलिए और कुछ बातें कर लेते हैं। कक्षा कक्ष कैसा होना चाहिए? संवाद मूलक होना चाहिए। टीचर और शिक्षार्थी विद्यार्थियों के बीच में आपस में बातचीत होनी चाहिए। शिक्षण अनुवेशन नहीं है, वे नहीं दे होना चाहिए, अनुदेशन है। शिक्षा में सभी परिवर्तन छात्र केंद्रित होने चाहिए, मतलब छात्र को केंद्र मानना चाहिए, छात्र को महत्व देना चाहिए। कक्षा कक्ष अंतःक्रिया पर आधारित होना चाहिए जिसके कारण बालक के व्यवहार में परिवर्तन होता है। और अंतःक्रिया भी कौन सी? फ्लैंडर की अंतःक्रिया। क्या पढ़ा हमने? कक्षा कक्ष क्लास संवादमूलक हो। शिक्षण अनुवेशन नहीं है, क्या है? अनुदेशन है। शिक्षा में सभी परिवर्तन छात्र केंद्रित होने चाहिए और अंतःक्रिया पर आधारित होनी चाहिए क्लास अपनी, फ्लैंडर की अंतःक्रिया पर आधारित। अब बीच में एक बात और देख लेते हैं कि शिक्षण मशीन बनी थी 1920 में और अभिकर्मित अनुदेशन आया था 1954 में, जो कि BF स्किनर ने दिया था। लेकिन बालकों को सिखाने के लिए 1920 में ही सिडनी एल प्रेसी ने शिक्षण मशीन बना दी थी। कब बना दी थी? 1920 में शिक्षण मशीन। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए कि शिक्षण मशीन का आविष्कार किसने किया? सिडनी एल प्रेसी ने। कब किया? 1920 में। और ये तो महत्वपूर्ण बातें हैं कि अभिकर्मित से तत्काल फीडबैक देना,
स्वयं मूल्यांकन का अवसर प्रदान करना, ये चीज़ें होती हैं अभिकर्मित अनुदेशन में। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे शिक्षण की उच्च विधियाँ कौन कौन सी होती हैं। दल शिक्षण, टीम टीचिंग, नाम याद रखना है हमको। मस्तिष्क विप्लव, ब्रेन स्टॉर्मिंग, सम्मेलन प्रविधि, कॉन्फ्रेंस टेक्निक, कार्यशाला प्रविधि, वर्कशॉप टेक्निक, विचार गोष्ठी विधि, सेमिनार टेक्निक, विचार समिति विधि, सिंपोसियम टेक्निक। तो इनमें से दो महत्वपूर्ण हैं, उनको देखना है विशेष शिक्षण की उच्च विधियों में। दल शिक्षण और मस्तिष्क विप्लव, टीम टीचिंग और ब्रेन स्टॉर्मिंग। देखो कुछ बातें और हैं। आगमन विधि में होता है कि पहले बालक को उदाहरण बताया जाए और फिर नियम बताया जाए। निगमन विधि में होता है पहले बालक को नियम बताया जाए फिर उदाहरण बताया जाए। अब हम बात करते हैं दल शिक्षण विधि की, टीम टीचिंग मेथड की। जब व्यक्तियों के समूह द्वारा कोई कार्य पूर्ण करवाया जाता है तो उसे दल शिक्षण कहते हैं। दल शिक्षण में शिक्षक गण, कर्मचारी गण सभी शामिल होते हैं। जैसे अपनी भाषा में समझो कि सभी बालकों को एक बड़े से हॉल में बैठा दिया, उसमें सारे के सारे टीचर आ गए, स्कूल के सारे कर्मचारी आ गए, चपड़ासी, एलडीसी, क्लर्क सब, और बाहर से भी सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट आ गए, सब आ गए। अब किसी को किसी चीज़ का नॉलेज, किसी को किसी चीज़ का नॉलेज। बच्चे को एक ही हॉल में बहुत सारे विद्वानों से पढ़ने को मिलता है, नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है, बहुत सारा ज्ञान मिलता है। ये होता है दल शिक्षण, टीम टीचिंग मेथड। और ये क्यों करवाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है? इसके द्वारा समय का सदुपयोग होता है कि जब सारे के सारे टीचर, सारे के सारे ज्ञानी, सारे के सारे स्पेशलिस्ट एक साथ ही आ जाते हैं और बच्चों को एक ही जगह पे ज्ञान उपलब्ध करवाते हैं तो समय तो बचता ही है। शिक्षण के माध्यम से तकनीकी शब्दों का प्रयोग करना, शिक्षण के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार करना, ये इसका उद्देश्य है। अध्ययन हेतु छात्रों का उत्साह बढ़ाना, इतने टीचर पढ़ाएंगे तो छात्रों का उत्साह तो बढ़ेगा ही। अध्यापक की योग्यता का पूरा पूरा उपयोग होना, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग स्पेशलिस्ट आते हैं, उनकी योग्यताओं का बालकों को पूरा पूरा फायदा मिलता है, उपयोग मिलता है। तो उद्देश्य क्या है? समय का सदुपयोग, तकनीकी शब्दों का प्रयोग, गुणात्मक सुधार, उत्साह बढ़ाना और पूरा पूरा उपयोग करना अध्यापक की योग्यता का। अब हम शिक्षण की उच्च विधियों में दूसरी विधि की बात करते हैं, मस्तिष्क विप्लव विधि, ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड। इसका जनक है ओसबॉर्न। क्यों सुना जाए कि मस्तिष्क विप्लव विधि का जनक है ओसबॉर्न? यह विधि कक्षा कक्ष के प्रजातांत्रिक वातावरण पर आधारित है जिसमें शिक्षक और बालक सब होते हैं। इस विधि के द्वारा ज्ञानात्मक विकास उच्च स्तर का होता है, बहुत बढ़िया ज्ञानात्मक विकास होता है। इस विधि में छात्रों को समूह में समस्या दी जाती है कि ये लो समस्या हल करो, जिसके कारण अंतःक्रिया, छात्र आपस में अंतःक्रिया करते हैं, वाद विवाद करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं और अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं। समस्या का समाधान करने के लिए मस्तिष्क में क्या होता है? उथल पुथल होता है, तूफान आता है। वो कहता है मैं करूँगा समस्या का समाधान, वो छात्र कहता है मैं करूँगा, या उत्तेजना होती है। तो इसीलिए इसे ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड कहते हैं। तो इसका जनक है ओसबॉर्न, प्रजातांत्रिक है ये। विकास भी उच्च स्तर का होता है। समूह में समस्या दी जाती है जिससे छात्र आपस में अंतःक्रिया, वाद विवाद, तर्क वितर्क करते हैं और ज्ञान में वृद्धि करते हैं, जिससे उनके मस्तिष्क में समस्या का समाधान करने के लिए उथल पुथल और उत्तेजना होती है। यही होती है अपनी मस्तिष्क विप्लव विधि। तो मित्रों, आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।